वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद वकार शाह। 10th क्लास का मैथ का चैप्टर नंबर 3 आज हम स्टार्ट करते हैं, विच इज वेरिएशन। वेरिएशंस जिसे हम उर्दू में कहते हैं तगय्युरात। वेरिएशन क्या है, इसकी कितनी टाइप हैं, ये आज हम डिस्कस करते हैं। वेरिएशन, द वर्ड वेरिएशन इज फ्रीक्वेंटली यूज इन ऑल सेंसेस। फिर वेरिएशन को हम तकरीबन तमाम सेंसेस में ही यूज करते हैं एक लफ्ज़। तो इसकी दो टाइप्स हैं, एक है डायरेक्ट वेरिएशन, एंड सेकंड इज इनवर्स वेरिएशन। एक डायरेक्ट वेरिएशन एंड दूसरी जो है वो है इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन। अब हम देखते हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या होती है। डायरेक्ट वेरिएशन जिसे हम तनासुब रास्त भी कहते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन, तगय्युर रास्त। क्या कहते हैं? तगय्युर रास्त। देखें ये क्या होते हैं तगय्युर रास्त। इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट increase or decrease in one quantity cases increase decrease in the other quantity। यानी उर्दू में से हम ऐसे डिस्कस कर सकते हैं कि किसी एक चीज के बढ़ने से दूसरी वैल्यू भी उसी तरह ही बढ़े, और किसी एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी क्वांटिटी भी सेम उसी तरह कम हो। इससे हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन यानी दो क्वांटिटीज का जो रिलेशन हो वो इस तरह होना चाहिए। रिलेशन, टू क्वांटिटीज का रिलेशन इस तरह होना चाहिए कि व्हेन वन क्वांटिटी डिक्रीज देन सेकेंड या अदर क्वांटिटी आर आल्सो डिक्रीज। इसी तरह अगर हम इसका उलट लें, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज करे तो सेम उसी तरह दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज करनी चाहिए। तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट क्वांटिटी, डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन। यानी अगर दो क्वांटिटीज के दरमियान कुछ ताल्लुक इस तरह का होना चाहिए कि एक मिकदार बढ़े या कम हो, उसी वे से उसी तरह दूसरी भी मिकदार भी कम हो और बढ़े। इसे हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन। अदरवाइज इफ अ क्वांटिटी y, अगर हम लेट कर लेते हैं कोई क्वांटिटी मतलब x और y है, इफ अ क्वांटिटी y ये वेरीज होती है, चेंज होती है डायरेक्टली। अगर y की वैल्यू डायरेक्टली तब्दील होती है तो जो दूसरी हमारे पास क्वांटिटी है x, वो भी डिक्रीज ही होनी चाहिए, यानी तब्दील होनी चाहिए, यूं समझ लें। अब वेज में डायरेक्टली में इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। तो इन दोनों में से अगर y इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा जो वैल्यू है, दूसरी जो क्वांटिटी है x, वो भी डिक्रीज होनी चाहिए। अगर वो इंक्रीज हो रहे हैं तो उसको भी इंक्रीज होना चाहिए। We say that y is directly proportional to x, then we represent that, यानी whereas directly के मीन्स है कि x y जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, यानी y डायरेक्टली है x के। अगर x बढ़ रहा है तो इसी तरह y ही बढ़ेगा, और अगर y कम हो रहा है तो उसी वे से y भी कम होता है। इससे हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। y is directly proportional to x and written as y is directly proportional to x। देन वेरिएशन कांस्टेंट या डायरेक्टली कांस्टेंट हम यूं लिख सकते हैं y is equal to k of x। k of x, k of x। अब ये जो हमारे पास k है
ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है या इसे हम साइन ऑफ वेरिएशन भी कहते हैं, साइन ऑफ वेरिएशन और साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो इस के को हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी कह सकते हैं। अब अगर हम यहाँ से के की वैल्यू निकालना चाहें, फाइंड करना चाहें, तो हम इस तरह कर सकते हैं। आपको पता है कि y इज इक्वल टू के ऑफ x है, देन x इधर डिवाइड हो जाएगा, देन k इज इक्वल टू y ओवर x। तो ये हमारे पास क्या है, k की वैल्यू है, यानी कांस्टेंट की वैल्यू हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं। ओके, और एक बात याद रखो कि यहाँ पे जो k होगा विच इज नॉट इक्वल टू 0, ये इसकी कंडीशन है कि k कभी भी 0 नहीं होगा। अगर k 0 होगा तो हमारे पास दूसरी क्वांटिटी ही नहीं होगी, यानी अगर यहाँ पे k 0 पढ़ के देते तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी। तो दूसरी क्वांटिटी ना होना तो वो कभी भी प्रोपोर्शनल नहीं हो सकता, कभी भी उनमें वेरिएशन नहीं हो सकती, क्योंकि वेरिएशन होती ही दो क्वांटिटीज के माबैन है। अब देखें, मैं कोई एक मिसाल से ही आपको समझाता हूँ। कोई मिसाल ये ले लेते हैं कि एक कार है, जितनी उसकी स्पीड होगी उतना ही वो डिस्टेंस कवर करेगी। फर्स्ट द स्पीड ऑफ कार, faster the स्पीड ऑफ कार, जितनी कार की स्पीड होगी लॉन्गर द डिस्टेंस इट कवर्स, लॉन्गर द डिस्टेंस इट कवर, यानी जितनी कार की स्पीड होगी उतना ही वो डिस्टेंस कवर करेगी। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखें, कार की स्पीड अगर तेज है, ज्यादा है, तो डिस्टेंस भी वो ज्यादा ही कवर करेगी। अगर कार की स्पीड कम है तो डिस्टेंस भी वो कम ही कवर करेगी। एक और मिसाल से आपको समझाता हूँ। हमारे पास दायरे का जितना बड़ा रिदास होगा उतना ही उसका मुहित होगा। देखें, यानी जितना उसका रेडियस होगा उतना ही उसका सरकमफ्रेंस होगा। द स्मॉलर द रेडियस ऑफ अ सर्कल, स्मॉलर द सरकमफ्रेंस और इज इट, यानी जितना एक हमारे पास बड़ा सर्कल होगा, जितना बड़ा सर्कल ले लें, अगर उसका रेडियस बढ़ता जाएगा तो उसका सरकमफ्रेंस बढ़ता जाएगा। अगर हम जितना छोटा सर्कल ले लेंगे, ये सर्कल है, इसका रेडियस बिल्कुल छोटा है, इसका रेडियस सबसे छोटा है, इसका रेडियस सबसे बड़ा है। जितना उसका रेडियस होगा, जितना उसका रिदास होगा, सरकमफ्रेंस यानी मुहित उसका उतना ही होगा। तो ये डायरेक्टली वेरिएशन है, ये डायरेक्टली जिससे हम तगय्युर रास्त कहते हैं कि जितनी एक चीज बड़ी होगी दूसरी क्वांटिटी उसी मुताबिक उतनी बड़ी होगी। रेडियस बड़ा है तो इसका मुहित बड़ा है, रेडियस छोटा है तो इसका मुहित छोटा है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम वेरिएशन की दूसरी पार्ट की एक्सप्लेन करते हैं। सेकंड पार्ट है इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन क्या है? ये भी वेरिएशन है टू क्वांटिटीज के माबैन। इफ टू quantities are related in such a way that, यानी अगर दो क्वांटिटीज का ताल्लुक इस तरह हो, when one quantity increase, अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी, जैसे ही एक क्वांटिटी बढ़ेगी द अदर डिक्रीज, क्या है हमारे पास? ये डायरेक्ट वेरिएशन क्या है? एक चीज के बढ़ने से दूसरी भी बढ़े, एक चीज के कम होने से दूसरी भी कम हो। लेकिन इनवर्स वेरिएशन इसका रेसिप्रोकल है, इसका इनवर्स है, इस डायरेक्ट का उलट है। यानी एक क्वांटिटी, अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी कम होगी। अगर एक क्वांटिटी, इसका उलट ये है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी
कम होगी, अगर एक कम होगी तो दूसरी बढ़ेगी। ये है इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन मीन्स तगय्युर माकूस, यानी जब एक चीज की वैल्यू बढ़ेगी दूसरी चीज की वैल्यू कम हो जाएगी, अगर एक क्वांटिटी कम होगी तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो ये है इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन अगर हम ये कह देते हैं कि y वेरीज इनवर्सली, अगर y की वैल्यू यानी जो क्वांटिटी y है ये इनवर्सली बढ़ती है, तो जो क्वांटिटी नेक्स्ट होगी x वो क्या होगी वो देखते हैं। इनवर्सली विद रिगार्ड टू क्वांटिटी y, यानी y रेसी इनवर्स वेरीज इनवर्सली है x के, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/x, यानी इसका इनवर्स है। अगर इसे हम ऐसे लिख दें तो ये हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन अगर हम इसे बटे में लिखेंगे 1/x में लिखेंगे y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x, तो इसका इनवर्सली कांस्टेंट कौन सा है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जो है वो है k/x। तो k क्या है, बट एक कंडीशन याद रखो, k इज नॉट इक्वल टू 0, और ये है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन और प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशंस। एंड इधर से हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा xy इज इक्वल टू k। तो ये हमारे पास k की वैल्यू है, यानी ये प्रोपोर्शनल की अगर कांस्टेंट की हमने वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इस तरह इसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट डेफिनेशन है रेशो, यानी निस्बत। निस्बत क्या है, रेशो क्या है? देखें, रेशो जो होती है ये दो क्वांटिटीज के दरमियान ताल्लुक होता है बेसिकली, यानी टू क्वांटिटीज के दरमियान जो रिलेशन होता है वो कहलाता है रेशो। अ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटी ऑफ अ सेम काइंड, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो क्वांटिटी सेम काइंड होनी चाहिए। रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड, यानी सेम काइंड मतलब है कि एक ही किस्म के हों, इससे हम कहते हैं रेशियो। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कह दूं कि पाकिस्तानी टीम 5 मैचेस में से 4 मैच जीती है, यानी अगर मैं ये रेशियो लूं कि टोटल मैच वो थे 5 और पाकिस्तानी टीम जिसमें विन किया है वो है 4। अब देखें, मैंने उसी के मुताबिक ही लिए हैं, यानी दोनों जो काइंड्स हैं, ये जो टोटल मैच है और ये है दोनों एक ही किस्म के। मैंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तानी टीम ने 5 मैचेस में से 4 कोई और किस्म के मैंने चूज किए हूं, मतलब कोई भी और किस्म हो। ये कह देते हैं कि 5 मैचेस में से 4 उन्होंने एप्पल खाए हैं। पाकिस्तानी टीम 5 मैचेस हैं और किसी पाकिस्तानी ने 4 एप्पल खाए हैं, तो ये डिफरेंट काइंड है ना। ये तो मैचेस हैं, लेकिन ये 4 क्या है, ये एप्पल्स हैं। अब ये मुख्तलिफ काइंड है, इनके दरमियान रेशो नहीं हो सकती, इनके दरमियान ताल्लुक ही नहीं है। भाई मैच का एप्पल के साथ क्या ताल्लुक है? हाँ, मैं ये कह दूं कि 5 मैचेस में से किसी टीम ने 4 मैच जीते हैं या किसी टीम ने 5 मैच जीते हैं या किसी टीम ने 3 मैच जीते हैं, तो ये तो सेम काइंड्स हैं ही। लेकिन अब एक और डेफिनेशन देखते हैं। अगर मैं ये कह देता हूं कि एक कार मूव करती है, उसने डिस्टेंस कवर किया है इतना, एक कार मूव कर रही है उसने इतना डिस्टेंस कवर किया। अब मैंने ये नहीं कहा कि एक कार मूव कर रही है उसने 5 मैचेस जीते हैं, इनमें रिलेशन तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि एक ये कार है, कार का मैच के साथ क्या ताल्लुक है, कार का तो डिस्टेंस के साथ ताल्लुक है। तो इसी वजह से हमने जो भी लेने हैं वो सेम काइंड होने चाहिए,
एक ही किस्म के हों जो रिलेशन, जो क्वांटिटीज हम चूज करेंगे। डिफरेंट क्वांटिटीज में रिलेशन नहीं होता, कोई भी उनके साथ रेशो नहीं बन सकती। अब अगर हम ये कह देते हैं कि ए और बी दो क्वांटिटीज हैं और वो सेम काइंड की हैं, लेकिन एक कंडीशन याद रहे कि क्वांटिटीज जीरो नहीं होनी चाहिए। देखिए लेट कर देते हैं कि ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज, ए और बी क्वांटिटीज है, लेकिन कंडीशन क्या है कि बी को जीरो नहीं होना चाहिए, बी को जीरो नहीं होना चाहिए। अब ये कह देते हैं कि अगर ए और बी दो क्वांटिटीज हैं, इनके दरमियान रेशियो है, देन रेशियो ऑफ ए एंड बी, ए और बी की रेशियो को हम ऐसे लिख सकते हैं ए रेशियो बी, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए ओवर बी, ए ओवर बी। तो कंडीशन याद रखें कि बी को जीरो नहीं होना चाहिए, तो ए ओवर बी। इसी तरह हमें कोई और एग्जांपल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इफ ए हॉकी टीम विंस 4 गेम एंड लूज 5, अगर हॉकी टीम जो है वो 4 मैचेस में से 4 मैच जीतती है, विन 4 गेम्स एंड लूज 5, यानी अब एक ही कैंड के हैं, हॉकी टीम जीत रही है या हार रही है, तो 4 मैच उसने जीते हैं और 5 उसने हारे हैं, तो इनके जो रिलेशन है वो है 4:5। देन इसको हम इन फ्रैक्शन में अगर लिखें, इन फ्रैक्शन, तो ये जाएगा 4/5, 4/5। एक बात और रखें याद, द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इन अ रेशियो इज इंपॉर्टेंट, यानी मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स इन अ रेशियो इज इंपॉर्टेंट, यानी इसका मतलब यह है कि निस्बत के अरकान की जो तरतीब है वो बहुत ही अहम है। जैसा कि ये 4-5 है, हम इसे 5-4 नहीं लिख सकते, क्योंकि उसने जो 4 तो उसने विन किए हैं और 5 जो है वो हॉकी टीम ने लूज किए हैं, तो हम ये जो तरतीब है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब याद रखें हमने विन वालों को पहले लिखा है और लूज वालों को बाद में लिखा है। नेक्स्ट कंडीशन है कि द रेशियो हैज नो यूनिट, अब रेशो की कोई इकाई नहीं होती। ओके, अब ये जो फर्स्ट प्लेस पे ए है इसका भी एक नाम है और बी का भी एक नाम है। जो ए है इन रेशो ए रेशो बी, द फर्स्ट टर्म ए इज कॉल्ड एंटेसिडेंट, क्या नाम है, एंटेसिडेंट, यानी ए को हम कहते हैं एंटेसिडेंट और बी को हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट, ये भी है। अब ये भी याद रखने हैं, एंटेसिडेंट क्या है और कॉन्सिक्वेंट क्या है, यानी जो रेशियो हो उसमें जो पहला पार्ट है उसको हम कहते हैं एंटेसिडेंट और दूसरे पार्ट को क्या कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोपोर्शन, डेफिनेशन करते हैं उसकी। प्रोपोर्शन, जिसे हम उर्दू में कहते हैं तनासब। तनासब क्या है, प्रोपोर्शन क्या है? प्रोपोर्शन बेसिकली दो रेशियो के दरमियान बराबरी के ताल्लुक को ज़ाहिर करता है, यानी अगर हमारे पास दो रेशियो हैं उनके दरमियान जो बराबरी के ताल्लुक को ज़ाहिर करता है उसे हम कहते हैं प्रोपोर्शन। डेफिनेशन क्या है, विच इज एक्सप्रेस्ड, प्रोपोर्शन इज अ स्टेटमेंट विच इज expressed as an equivalence of two ratios, यानी एक ऐसी टर्म, एक ऐसा तनासुब बयान करदा दो निस्बतों के दरमियान बराबरी के ताल्लुक को, इक्वलेंस यानी बराबरी को ज़ाहिर करता है, उसे हम कहते हैं प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या है, दो निस्बतों की बराबरी को जो ज़ाहिर करता है उसे हम कहते हैं प्रोपोर्शन। लेट कर लेते हैं, अगर हमारे पास ए निस्बत बी एंड सी निस्बत डी, दीज आर टू रेशियोज, ये दो रेशियो हैं, ए निस्बत बी और सी निस्बत डी रेशियो है। प्रोपोर्शनल विच इज रिप्रेजेंटेड एज ए रेशियो बी
प्रोपोर्शनल सी रेशो डी। तो ये अब हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शन, इससे हम कहते हैं प्रोपोर्शन, यानी ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। ये इससे हम कहते हैं, अगर हम इनको नाम दें तो ये जो ए डी है इसे हम कहते हैं एक्सट्रीम। ए डी को क्या कहते हैं, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम। और सी डी को क्या कहते हैं, एक्सट्रीम एंड मीन, मीन्स, यानी इसे हम तरफैन और वस्तैन कहते हैं। एक्सट्रीम मीन्स तरफैन, एडी, एडी इज एक्सट्रीम मीन्स तरफैन, एंड BC इज वस्तैन मीन्स मीन, इसे क्या कहते हैं, मीन। तो इसका मतलब है वस्तैन और तरफैन। देन अब इसकी डेफिनेशन से ज़ाहिर हो रहा है कि ये इक्वलेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो प्रोपोर्शन वाला है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D, यानी इसको इक्वल भी हम इक्वल के तौर पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये दो रेशो के दरमियान बराबरी को ज़ाहिर करता है। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, देखें अभी मैंने ये लिखा था कि A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D। देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से AD इज इक्वल टू CB, AD इज इक्वल टू CB। अब इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना कि ये देखें, मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जो AD है ये एक्सट्रीम है, यानी A और D ऐसे था ना, A निस्बत B प्रोपोर्शनल C निस्बत D। तो ये जो फॉर्म है AD वाली, इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम। तो ये क्या है, ये दोनों का प्रोडक्ट है, तो लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम विच इज इक्वल टू CB क्या है, मीन, तो ये है प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो ये एक फार्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन।